हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो को एक अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट का जो टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। नाजीवाद के बारे में बताना, डेफिनेटली नाजीवाद या फिर फारसीवाद, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जब भी जर्मनी और नाजीवाद का नाम आता है बच्चा, तो आप लोगों को पता ही हिटलर का नाम जरूर आएगा। अगर नाजी पार्टी की वजह फासीवाद का आएगा तो मुसोलिनी का नाम जरूर आएगा। ठीक है बच्चा, याद रखना। जर्मनी पार्टी कौन सी? नाजीवादी। किसकी पार्टी थी? हिटलर की। हिटलर को तो बच्चा सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। प्रस्तावना, पॉइंट नंबर फर्स्ट, 1989 में पैदा हुए हिटलर ने जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में बतौर जर्मन सैनिक शामिल हुआ था, तब शायद उसे भी नहीं मालूम होगा कि वह इस तरह से जर्मन में एक तानाशाह के रूप में काम करेगा और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बनते हुए 5 करोड़ लोगों को मारे जाने का प्रमुख कारण बनेगा। वो 5 करोड़ लोग कौन थे बेटा? वो थे यहूदी। हिटलर जो था पहले जर्मन सेना में क्या था? सैनिक था। बट उसने बाद में क्या हुआ? वो राजनीति के अंदर आ गया और एक तानाशाह बन गया। हिटलर इतना ज़्यादा अच्छा स्पीकर था ना बच्चा, कि वो लोगों को अपनी बातों में इतने अच्छे से ले लेता था कि मतलब लोगों को पता ही नहीं चलता था। एक जादू सा कर देता था लोगों के ऊपर। और तानाशाह बनना इतना आसान नहीं होता, तो सारे लोगों को संभालना और 5 करोड़ लोगों को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ठीक है बच्चा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब कभी भी हिटलर का नाम आता है तो नाजी पार्टी का नाम भी जरूर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिटलर की पार्टी का नाम नाजी पार्टी था। दरअसल 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सितंबर 1919 में हिटलर ने सेना को छोड़कर राजनीति में आने का फैसला करते हुए जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब हिटलर ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर लिया? जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसने सितंबर 1919 से ही अपनी पावर बढ़ाना शुरू कर दी थी। 1920 में उसने जर्मनी वर्कर्स पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया था, जिसे अब नाजी पार्टी कहा जाता है। नाजी पार्टी का पहला नाम क्या था बेटा? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, जो कि हिटलर ने बाद में उसका नाम बदलकर नाजी पार्टी रख दिया था। कब? 1919, यानी कि 1919। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जर्मन में नाजीवाद तथा हिटलर के उदय के निम्नलिखित कारण। हाँ, अब देखो हम उन कारणों को पता करेंगे जिससे कि नाजीवाद का उदय हुआ। फर्स्ट है वर्साई की संधि। इतनी इंपॉर्टेंट संधि है ना बच्चा, ध्यान से सुनना। इस संधि की शर्तें इतनी कठोर थी कि इतिहासकारों ने इसे आरोपित संधि की संज्ञा दे दी। आरोपित संधि वो होती है जिसके अंदर हर चीज़ थोपी जाती है, जिसके अंदर रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो मानवता से अलग होते हैं। मतलब सब लोग तो अपने मन मर्जी का काम करें, बट जिसके ऊपर जो संधि थोपी जाए और वही कंट्री वो काम ना करे। समझ रहे हैं आप? जैसे कि मान लीजिए आप घर में 2 भाई बहन हैं और एक भाई को बोला जाए कि भाई तू सब कर सकता है, और दूसरे भाई को बोला तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पर इतनी सारी पाबंदी है, तू अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, तो अच्छे जूते नहीं पहन सकता, तेरे लिए बुक्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये होता है भेदभाव। तो वर्साई की संधि भी कुछ ऐसी ही संधि थी जिसके अंदर बाकी कंट्रीज के ऊपर इतना रोक टोक नहीं लगाया गया था, जबकि जर्मनी के ऊपर सेना से लेकर हर चीज़ के ऊपर जो है वो रोक टोक लगाए गए थे। अभी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा पक्का। संधि में जर्मनी पर तमाम कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाए गए और इतना ज़्यादा जुर्माना लगा दिया गया कि जर्मनी एकदम पंगु हो गया। बेटा, जुर्माना ही खा जाता है लोगों को। इतना ज़्यादा जुर्माना लगाया गया कि जर्मनी पंगु हो गया। जर्मनी की यह स्थिति ही नाजीवाद के उदय के कारण में सबसे महत्वपूर्ण थी। जर्मनी की सेना को 1 लाख पर सीमित करते हुए इसकी नौसेना पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि नौसेना तो जर्मनी रख ही नहीं सकते थे। समझ रहे हैं आप? उसका जीता हुआ तमाम क्षेत्र तो वापस ले लिया था, साथ ही उसके खुद के देश के कुछ हिस्से या फिर कुछ क्षेत्र को लीग ऑफ नेशन के हवाले कर दिया गया था। जुर्माने के रूप में 650 करोड़ पाउंड की भारी भरकम राशि का जुर्माना लगाया गया था। बच्चा, इतना कर्जा दिया था जर्मनी ने। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है, वाइमर रिपब्लिक ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। अगर देखा जाए तो हिटलर के पास अपनी बातें मनवाने के लिए कई सारे तर्क थे। सबसे बड़े तर्कों में से एक तर्क यह था कि वह वर्साई की संधि पूर्णतः अन्यायपूर्ण थी, और दूसरा यह है कि वर्साई की संधि पर सेना ने नहीं बल्कि सिविलियन गवर्नर ने हस्ताक्षर किया था, जबकि जान तो सेना के सैनिक गंवा रहे थे। असल में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म वाला था
तो उस समय जर्मनी का राजा केसर विलियम अपनी पूरी फैमिली के साथ देश छोड़कर भाग गया था। इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मन रिपब्लिक को भंग करके एक वाइमर की संधि पर हस्ताक्षर किए। थर्ड पॉइंट है हमारा, प्रकाशित पुस्तक के जरिए हिटलर को मिली लोकप्रियता। बेटा ये पॉइंट जो है ना वो आपको बुक में ही मिलेगा, इसके अलावा आपको ये वाला पॉइंट कहीं और नहीं मिल सकता। 1923 में हिटलर जर्मनी का तख्तापलट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। इसके बाद उसे देशद्रोही के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। जेल में वह अपनी आत्मकथा, अपने राजनीतिक लक्ष्य और एजेंडे को प्रकाशित करते हुए किताब लिखता है, जिसका नाम अंग्रेजी में माय स्ट्रगल और हिंदी में मेरा संघर्ष बन गया। इस पुस्तक ने हिटलर को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। जब वह जेल से छूटा तो हजारों लोग उसके समर्थन में उतर आए। देखा बच्चा, एक किताब किसी को कितना मशहूर कर सकती है। आर्थिक मंदी का प्रभाव किस पर पड़ा? जर्मनी पर। देखिए 1929 में अमेरिका का शेयर मार्केट अचानक क्रैश हो गया। अपनी स्थिति को किसी तरह से स्थिर कर रखने के लिए अमेरिका जर्मनी को दिया गया अपना सारा धन तेजी से मांगने लगा। इस बात को हिटलर ने जमकर उछाला और मौजूदा सरकार को जनता की नज़रों में एकदम नीचे कर दिया। देखिए बच्चा, हिटलर कितना दिमागदार था, उसको पता था कि लोग किस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। अब क्या हुआ बेटा? 1933 में हिटलर क्या बन गया? चांसलर। जर्मनी में आम चुनाव हुए जिसमें 3 पार्टियां मुख्य रूप से मैदान में थी। वाइमर रिपब्लिक यानी मौजूदा सरकार, जो कि मौजूदा सरकार का मतलब होता है जो कि उस टाइम थी, सत्ता में थी। अल्ट्रा लेफ्ट यानी कम्युनिस्ट पार्टी, अल्ट्रा राइट यानी नाजी नेशनल सोसाइटिस्ट पार्टी। चुनाव परिणाम के हिसाब से तो तीनों पार्टी में से किसी के पास सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत नहीं था। हिटलर के पास भाषण देने की बेहतरीन कला थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसे पता था कि लोगों को अपने पक्ष में करने का तरीका क्या है, और उसी के चलते आखिर में जर्मनी के तत्कालीन राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडेनबर्ग ने जनवरी 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाना ही पड़ा, या फिर पड़ गया था। मतलब देखिए, एक राष्ट्रपति जो है वो जर्मनी को वो खुद संभाल नहीं पा रहा, बट हिटलर की हेल्प की वजह से, या फिर हिटलर ने जो काम किया है, हेल्प कहे, काम कहे, या फिर उसका लालच कहे सत्ता को लेकर, या जो भी उसने भाषण दिया, उसने अपने आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा बना लिया कि राष्ट्रपति को उसको चांसलर बनाना ही पड़ा। क्योंकि हिटलर जर्मन वासियों को यह बात समझाने में कामयाब हो गया था कि जर्मन का खोया हुआ सम्मान वही वापस दिला सकता है। देख रहे बच्चा, हिटलर की जो चालाकी थी वो साफ साफ उभर कर आती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनबलिंग एक्ट। सत्ता हाथ में आते ही मार्च 1933 में उसने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम एनबलिंग एक्ट था। इस एक्ट के जरिए उसने सारी शक्तियां अपने अधीन कर ली। यह वह दौर था जब नाजीवाद को रोक पाना असंभव हो गया था। इसी बीच 1934 में प्रेसिडेंट की मौत हो गई, जिसके बाद तो उसने पूरा का पूरा संविधान उलटपुलट कर दिया और हिटलर जर्मनी का चांसलर से तानाशाह बन गया। डेट याद रखिए कि बच्चा 1934 के अंदर क्या हुआ था? प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी, और उसी के बाद से क्या हुआ था? हिटलर तानाशाह बना था। छोटे देशों पर हमला। तानाशाह बनते ही हिटलर ने आसपास के देशों को धमकियां देना शुरू कर दिया। हिटलर की विदेश नीति ऐसी थी कि वह सभी छोटे छोटे देशों के लिए खतरनाक बनता जा रहा था। जब यह सब कुछ चल रहा था तो फ्रांस और ब्रिटेन आराम से चुपचाप बैठे देख रहे थे, जबकि उन्हें इस मामले में दखल देना चाहिए था। ठीक है, हमारा 8 पॉइंट है सभी निर्णय वर्साई की संधि के विरुद्ध। हिटलर के सारे निर्णय वर्साई की संधि के सीधे सीधे विरोध में थे, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा कोई दखल न देने से हिटलर का मनोबल बढ़ता जा रहा था। मनोबल का मतलब होता है हिम्मत। अब हिटलर ने यह सारे काम करना शुरू कर दिया जो वर्साई की संधि में प्रतिबंधित है। वर्साई की संधि के प्रतिबंधित कार्य हैं, जर्मनी की सेना 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, लिमिट है बेटा ये उनकी सेना की। जर्मनी की कोई नेवी नहीं हो सकती। ठीक है। थर्ड है जर्मनी कभी उपनिवेश नहीं बना सकता, यानी कि जो कॉलोनियाँ होती हैं वो नहीं बना सकता। जर्मनी कभी किसी देश पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन हिटलर ने सब कुछ करना शुरू कर दिया।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिटलर का व्यक्तित्व। अब उसके नेचर के बारे में देखेंगे। वास्तव में हिटलर का व्यक्तित्व आकर्षक एवं प्रभावशाली था। हिटलर एक उत्कृष्ट वक्ता था। वक्ता का मतलब होता है जो बहुत अच्छा बोलता है। इसके जोशीले भाषण लोगों पर जादू जैसा प्रभाव डालते थे। लोग उसके भाषणों को सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे। लोगों ने उसके समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। 10 पॉइंट है जर्मन वासियों की लोकतंत्र में आस्था नहीं थी, यानी कि वो लोग लोकतंत्र नहीं चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के बाद जर्मन वासियों का संसदीय व्यवस्थाओं या फिर संसदीय संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं था। उस समय जर्मनी में लोकतंत्र एक नया व भंगुर विचार था। लोग स्वाधीनता व आज़ादी की अपेक्षा प्रतिष्ठा और यश को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने खुले दिल से हिटलर का साथ दिया क्योंकि उसमें उनके सपने पूरे करने का योग्यता थी। हमारा 11th पॉइंट है कम्युनिज्म का खतरा। कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद। जर्मनी की असेंबली में कम्युनिस्ट अर्थात साम्यवादियों की जनसंख्या बढ़ने लगी, जिससे व्यापारी घबराने लगे और उन्होंने हिटलर को हर तरफ से सहायता दी क्योंकि हिटलर कम्युनिज्म के खिलाफ था। हिटलर ने यह बताया कि वह संपूर्ण विश्व में क्रांति लाएगा। देखिए बच्चे कैसे विश्वास दिला रहा है वो। मतलब पॉलिटिक्स एक इंसान को इतना ज़्यादा ऊपर उठा सकती है, यह आप इस चीज़ से देख सकते हैं। अब हमारा निष्कर्ष जो कि आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। इस प्रकार हमने जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारणों को समझा तथा हिटलर की इस में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी उसको समझा। वर्साई की संधि कम्युनिस्ट का खतरा या फिर कम्युनिज्म का खतरा, हिटलर की लोकप्रियता, आर्थिक मंदी, अन्य सभी कारण जर्मनी में नाजीवाद के उदय के महत्वपूर्ण कारण थे। बच्चा आपका निष्कर्ष जो होता है वो आपके आंसर पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई मेन पॉइंट लिखना भूल जाते हैं तो आप काटिएगा नहीं उसको, आप क्या करिएगा कि निष्कर्ष के अंदर उस पॉइंट को डाल दीजिएगा। ठीक है, आपका निष्कर्ष जो होता है वो आपके आंसर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका आंसर ठीक ठाक है तो निष्कर्ष छोटा भी हो तो चलता है, बट आंसर छोटा तो निष्कर्ष थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको जो चेकर है वो निष्कर्ष पढ़े आपका और उसको पता चले कि हाँ बच्चे को आता है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं ना उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।